नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे भारतीय राजस्थान में टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के बारे में। आज इसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपका संबंधित होगा नागरिकता और मौलिक अधिकारों के क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। तो देखिए, आपके संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था वो सर BN राव जी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह भीमराव अम्बेडकर थे और जो संवैधानिक सलाहकार थे वह प्रोफेसर BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान ऑप्शन आपके हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ था, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ था, या 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, या फिर 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो मिनी संविधान हमारा है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई थी। 42वां संविधान संशोधन इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें प्रस्तावना में भी 3 शब्दों को जोड़ा गया था और जो शिक्षा का अधिकार था उसे भी इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? तो भारत का जो संविधान है वह संघात्मक है और एकात्मक भी है, लेकिन जो द्विसदन की बात आती है, द्विसदनीय पद्धति की, तो वह संघीय सिस्टम के अंतर्गत आती है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता के कारण भारत में एकात्मक संविधान भी लगता है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि इसमें सदन जो है वह 2 होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है ना ही पूरी तरह से संघीय है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक, या इन दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम से, USA से, कनाडा से, फ्रांस से। तो जो आपकी नागरिकता ली गई है एकल नागरिकता, वह आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, मतलब कि ब्रिटेन से ली गई है, या फिर आपको इंग्लैंड भी लिखकर दे सकता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम ये तीनों ही नाम ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं, और एकल नागरिकता यहीं से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? अब नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन सा भाग बताता है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। पहला भाग हमारा संघ के बारे में बताता है, दूसरा नागरिकता के बारे में, तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में, और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघवाद निकट है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? देखिए, भारतीय संघवाद की बात करें या संघीय प्रणाली की बात करें, बात दोनों ही एक ही हैं। तो आपके ऑप्शन है नाइजीरिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, USA के संविधान से। तो जो आपकी संघीय प्रणाली ली गई है तो वह आपकी कनाडा से ली गई है। हालांकि बहुत से देशों में संघीय प्रणाली रखी गई है, जैसे कि आपका अमेरिका है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है और वह इसके संघीय सिस्टम को दर्शाती है, लेकिन जो आपकी भारतीय संविधान में ली गई है वह आपकी कनाडा से ली गई है, ना कि आपके USA से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई? अब देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? आपका USA के संविधान से ली गई है, मतलब कि आपके अमेरिका से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसमें लोकतंत्र के लिए बात की गई है कि कौन कौन से तत्व होते हैं जब लोकतंत्र होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट होने चाहिए, तभी लोकतंत्र संभव है। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अंतर्गत
देश के अंदर हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता मिल जाती है। अवसर की समानता सभी को मिलती है क्योंकि हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हर एक व्यक्ति हर एक पद पर पहुंचने का अधिकार रखता है। और उसके बाद में अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों के जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण भी अति आवश्यक होता है लोकतांत्रिक सरकार के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी एक विशेषता है? अभी आपके ऑप्शन है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि यदि आपकी सरकार संघीय होगी तो वहां पर आपकी नागरिकता दोहरी होगी। इसका उदाहरण आपका यूएसए है। यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, एक नागरिकता वहां के नागरिकों के राज्यों की होती है और एक अमेरिका देश की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकारों के बारे में पूछा है तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से। तो इसका आंसर आपका होगा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों को हम जनता को गारंटी भी कहते हैं दिए गए थे? प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वह कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो आपका संपत्ति का अधिकार था वह पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से जो कि 1978 में हुआ था उसके द्वारा उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिए गए थे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में दिए गए हैं। तो आपका अनुच्छेद 1950 ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार की, तो 14 से 18 जो था वो हमारा समता का अधिकार था या समानता का अधिकार था। उसके बाद में 19 से 22 जो था वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? इस क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात कहने का अधिकार रखता है, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसे शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मतलब संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इसी में बताया गया है कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है और अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट का मतलब यही याचिका जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें होती हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती हैं। तो जो रिट होती है वह किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ऑप्शन देखते हैं, कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। तो देखिए, जो रिट जारी करने का अधिकार होता है वह भारत में सिर्फ 2 न्यायालयों को मिला है। आपका सुप्रीम कोर्ट मतलब कि आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और उसके बाद में कोई भी हाई कोर्ट। इन 2 कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार नहीं रखता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यह दोनों ही रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 32 देता है, और जबकि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो देता है वो अनुच्छेद 226 देता है। इसके अंतर्गत दोनों ही न्यायालय अपनी रिट जारी कर सकते हैं। रिट की बात आई तो 5 रिट के बारे में जान लेते हैं। पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सशरीर किसी के सामने प्रस्तुत करना। परमादेश मैंडेमस, इसका मतलब होता है जो अपर न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे हाई कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि आप ऐसा करिए। प्रतिषेध होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को
कोई काम करने से रोक दे कि आपको ये सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, आप ये केस ना सुनिए। उसके बाद में उत्प्रेषण की बात होती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है किसी भी सूचना को यदि कोई, जैसे हाईकोर्ट कोई सुनवाई कर लेता है और उसे करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि हाईकोर्ट उस केस के दस्तावेज अपने पास लेता है, जितना सुन के जितना भी कलेक्शन किया है अपने सबूतों का, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है कि आपने जितनी भी सुनवाई करी है उसका जो भी सबूत है आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। वह होती है आपकी उत्प्रेषण। और उसके बाद में आपका आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से कोई न्यायालय अगर सुनवाई कर रहा है तो उसका अपर न्यायालय, जैसे हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय की बात कर लें, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कोई ऐसे अधिकार को सुनता है या कोई इस प्रकार का फैसला देता है, जैसे मृत्यु दंड का आदेश यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे दे, तो उसके बाद में होता क्या है, हाईकोर्ट उस न्यायालय से पूछेगा कि आपके पास ये मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था तो आपने अधिकार क्यों दिया। तो उसका लॉजिक पूछता है, कारण पूछता है। तो इस प्रकार से होता है अधिकार परीक्षा आपका। और यदि आप रिट्स के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप इस पर मैंने एक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। देखिए, उच्चतर न्यायालय का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट को ही जारी करेगा। इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट के नीचे भी जो न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट भी उनको जारी करता है। जैसे जिला न्यायालय वगैरह होते हैं जितने, वो हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो इसमें कौन सा अधिकार होता है, इसमें होता है आपका अधिकार परीक्षा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किस अधिकार से आपने कोई केस सुना है या आपने फैसला दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो देखिए, बात जब निजी स्वतंत्रता की आती है तो निजी स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाए या उसे जेल में डाल दिया जाए तो उसके पास यह अधिकार होता है कि पुलिस अधिकारी जिसने उसको अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर कम से कम मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर उसे प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना होता है। और यदि पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद में, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। अवैध निरोध का मतलब वही है किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाना। मतलब कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, या आंसर इसका भी वही होना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का आदेश या प्रादेश हैं। न्याय का आदेश या प्रादेश, इन्हें हम बोलते हैं रिट्स। ये रिट्स ही हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं न्याय का आदेश या प्रादेश। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट्स जारी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 5 रिट्स, 5 आदेश या 5 प्रादेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत यह बात कही गई है कि जो देश का कानून होगा सभी को बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो आपके नेता राजनेता होते हैं उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, और जबकि पब्लिक के लिए ऐसा नहीं होता है। हालांकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि सभी को बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। ऑप्शन हमारे हैं, पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। मानव व्यापार के निषेध के बारे में बात की गई है। इसका मतलब यह है कि मानव का जो व्यापार होता है उसे रोकना, क्योंकि मानव व्यापार में मानव का शोषण बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है वह इसी के लिए रखा गया है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का शोषण नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो मानव व्यापार का जो निषेध होगा वो हमारा शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।